Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhr Abbas. I hope you will be fine. And today we are going to start a chapter of history, the three orders. So let's we start our video without wastage of time. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि उनके हिस्ट्री का सिलेबस जो है उनको कवर कराया जाए, क्योंकि जुलाई में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसलिए हम चंद क्लासेस में हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो अब हम द थ्री आर्डर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं। 9th और 16th सेंचुरी के दौरान रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यूरोप ने बहुत से चैलेंजेस जैसा कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी और कन्फ्लिक्ट का सामना किया। जर्मन कबाइल ज़मीनें हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़े। यूरोपियन ने सोसाइटी में सुकून बहाल करने के लिए द थ्री आर्डर सिस्टम बनाया। वक्त के साथ साथ जो एडजस्टमेंट की गई वो ज़रूरियात को पूरा करने में कारआमद साबित हुई। इसके बाद एक टर्म है फ्यूडलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म। तो इन द मिडल एजेस अ सिस्टम कॉल्ड फ्यूडलिज्म बिकेम इम्पोर्टेंट इन यूरोप। मिडल एजेस में यूरोप में फ्यूडलिज्म का सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। द टर्म फ्यूडलिज्म कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड विच मीन्स लैंड, और ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म ये जर्मन वर्ड फ्यूड से डिराइव की गई है जिसका मीनिंग है लैंड। अंडर फ्यूडलिज्म पुअरर पीपल वर्कड फॉर नोबल्स who protected them and let them use land in exchange for their labor। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि पुअर लोग जो होते हैं वो नोबल के लिए वर्क करते हैं और उनकी लेबर, उनकी एफर्ट, उनके वर्क की एक्सचेंज में नोबल पीपल जो हैं वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें अपनी ज़मीनें यूज़ करने के लिए दे देते हैं। द नोबल्स आल्सो हैंडल्ड लीगल मैटर्स फॉर द फार्मर्स। नोबल्स ने फार्मर्स के लीगल मैटर्स को भी हैंडल किया। इसके बाद है थ्री आर्डर्स। थ्री आर्डर्स क्या है? ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस वेस्टर्न यूरोप सोसाइटी was divided into three orders between the 9th and 16th centuries। 9th और 16th centuries के दरमियान सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से वेस्टर्न यूरोप सोसाइटी को तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। आफ्टर द फॉल ऑफ रोम एम्पायर many groups of Germanic people occupied the regions of Italy, Spain and France। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद बहुत से जर्मैनिक पीपल ने या जर्मैनिक पीपल के बहुत से ग्रुप्स ने इटली, स्पेन और फ्रांस के डिफरेंट रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया, मीन्स उन पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद है द थ्री आर्डर्स आर द थ्री सोशल कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज क्रिश्चियन प्रीस्ट, सेकंड वन इज लैंड ओनिंग nobles and third one is peasants। The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationships that existed in Europe in the medieval era। medieval era में यूरोप में इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरियंस ने फ्यूडलिज्म की टर्म का यूज़ किया। अब हम इन थ्री आर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो सबसे पहले नंबर पर है द फर्स्ट आर्डर। फर्स्ट आर्डर में क्लर्जी आ जाते हैं। फर्स्ट आर्डर द क्लर्जी। दिस पार्ट टॉक्स अबाउट द चर्च एंड इट्स इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग मिडल टाइम्स। मिडल एजेस में ये जो पार्ट है ये चर्च और उसकी इन्फ्लुएंस के बारे में गुफ्तगू करता था। The church included figures like popes, bishops and priests, with the pope being the highest authority based in Rome। तो वो चर्च है उसमें इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडेड फिगर्स जो हैं वो है पोप्स, बिशोप्स और प्रीस्ट। बिशोप मीन पादरी, और इन सब में से पोप जो है उसका स्टेटस जो है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होता है पोप, बिशप्स और प्रीस्ट में से। और पोप जो हैं ये रोम में रहते हैं, मीन्स इनका जो मेन सेंटर होता है वो रोम है। वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड सर्व्स कुडंट बिकम प्रीस्ट। सर्व्स मीन जरी गुलाम, खवातीन और डिसेबल पर्सन
और जो सर्व्स होते हैं, ज़री गुलाम होते हैं, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते। बट द चर्च हेल्ड अ लॉट ऑफ पावर फॉर सेवरल रीजंस, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवरल रीजंस की वजह से चर्च जो है उसको बहुत ज़्यादा पावर हासिल है। तो वो रीजंस क्या हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इट वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय द रूलर्स। ये चर्च जो है ये रूलर्स कंट्रोल नहीं करते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है द चर्च ओन्ड वेस्ट अमाउंट्स ऑफ लैंड मैनेज्ड बाय बिशॉप्स। चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट वसूल करता था उन लैंड्स से जो बिशॉप्स मैनेज करते थे। मीन्स जो पादरी वगैरह होते हैं वो जो लैंड्स को मैनेज करते थे वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो चार्ज हासिल करता था। इट कलेक्टेड मनी थ्रू टाइथ और 10% शेयर ऑफ पीपल्स प्रोडक्शन। चार्ज जो है वो मनी कलेक्ट करता था टाइथ। मीन्स चार्ज जो है वो टाइथ के नाम पर टाइथ के थ्रू मनी कलेक्ट करता था। टाइथ क्या है कि पीपल जो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसका 10% शेयर जो है वो चार्ज वसूल करता था। एंड आल्सो रिसीव्ड डोनेशंस फ्रॉम द वेल्दी, और वो वेल्दी लोग जो होते थे उनसे डोनेशंस भी वसूल करते थे। द चार्च ऑर्गेनाइज्ड संडे प्रेयर्स एंड सरमन्स फॉर कांग्रीगेशंस। कांग्रीगेशन मीन्स इज्तिमा, इजलास, मजलिस वगैरह। तो चर्च जो है वो प्रेयर्स और सरमन्स के लिए संडे को ऑर्गेनाइज किया। मीन्स चर्च ने संडे वाले दिन को प्रेयर्स और सरमन्स के लिए मखसूस कर दिया। इसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड न्यू कस्टम्स लाइक नीलिंग, फोल्डिंग हैंड्स इन प्रेयर, bowing bowing to God and using the term लॉर्ड फॉर वर्शिप। तो चर्च ने न्यू कस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया, जैसा कि नीलिंग हो गया और प्रेयर के दौरान हैंड्स को फोल्ड करना और गॉड के सामने झुकना और वर्शिप के लिए लॉर्ड का टर्म यूज़ करना। तो इस तरह के न्यू कस्टम्स भी चर्च ने इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद है monks and nuns lived in monasteries following strict rules। monks और nuns जो हैं वो monasteries में रहते थे और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। नन्स मीन्स राहिबा, फीमेल्स होती हैं। तो मॉन्क्स और नन्स के लिए क्या स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दे लिव्ड सेपरेट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स फोकसिंग ऑन रिलीजियस थाट्स। वो फैमिली और फ्रेंड्स से सेपरेट रहते थे और रिलीजियस थाट्स पर फोकस करते थे। उसके बाद आए दूसरे नंबर पर दे कुड नॉट मैरी एंड डिड फार्मिंग एंड मैनुअल वर्क। तो वो शादी नहीं कर सकते थे और फार्मिंग और मैनुअल वर्क करते थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आफ्टर द 13th century some were allowed to separate religious ideas and were known as फ्रेयर्स। तो 13th सेंचुरी के बाद कुछ जो मॉन्क्स थे उनको अलाउ किया गया कि वो रिलीजियस आइडियाज़ जो हैं उन्हें स्प्रेड करें, फैलाएं, और उन मॉन्क्स को फ्रायर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फेमस मोनास्ट्रीज लाइक एस.टी. बेनेडिक्ट इन इटली एंड क्लूनी इन बुरजंडे प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स। और फेमस मोनास्ट्रीज जैसा कि एस.टी. बेनेडिक्ट हैं, इन्होंने इटली में और क्लोनी ने बरजंडे में सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बाय द 9th and 10th centuries मोनास्ट्रीज बिकेम सेंटर्स फॉर लर्निंग आर्ट एंड हॉस्पिटल्स। और 9th और 10th सेंचुरीज में मोनास्ट्रीज जो थे वो आर्ट और हॉस्पिटल को लर्निंग के सेंटर बन गए थे। ये थे स्ट्रिक्ट रूल्स जो मॉन्क्स के ऊपर अप्लाई किए गए थे कि मॉन्क्स ने इनको फॉलो करने हैं। इसके बाद है ड्यूरिंग द रेनेसेंस मॉन्क्स एंड नन्स विजिटेड सिटीज बट देयर लाइव्स बिकेम लेस ऑस्टियर। तो रेनेसा के दौरान मॉन्क्स और नन ने सिटीज़ का विज़िट किया और उनकी जो रिलीजियस इंगेजमेंट थी, मीन्स उनका जो रिलीजन के साथ इंगेजमेंट थी वो थोड़ी कम हो गई। दे वर ड्रॉन टू वर्ल्डली प्लेजर्स विच लेड देम टू क्राफ्ट विद इन द चर्च। और वो वर्ल्डली प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो गए और यही वर्ल्डली प्लेजर्स चर्च में करप्शन पैदा करने का सबब बनी। दिस मेड पीपल डाउट द क्लर्जी एंड कैथोलिक चर्च। और इसी चीज़ ने लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट किया क्लर्जी के
बारे में और कैथोलिक चर्च के बारे में। लैंग द ग्राउंड वर्क फॉर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो है उसका ये ग्राउंड वर्क बनी। मीन्स इसी करप्शन की वजह से जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, स्टार्ट किया, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बन गई। मीन्स जब रेनेसां का पीरियड आया तो उसमें रेफॉर्मेशन मूवमेंट जब चली थी तो वो यही चली थी कि कैथोलिक्स जो चर्च थे वो करप्ट हो गए थे और उनकी करप्शन की वजह से लोगों ने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली और उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो चर्च को और पोप्स को फॉलो नहीं करते थे, मीन्स उनके अगेंस्ट थे, तो उन्हें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, और जो पोप और चर्च को फॉलो करते थे उन्हें कैथोलिक्स कहा जाता है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि इसी करप्शन की वजह से जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी वजूद में आई उसका ये सबब बनी है। तो ये था फर्स्ट आर्डर जिसमें क्लर्जी आ जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड आर्डर और थर्ड आर्डर को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।